आज हम लोग पढ़ेंगे MPS 004 तुलनात्मक राजनीति मुद्दे और प्रवृत्तियाँ। तो इस चैप्टर की शुरुआत से पहले आपको ये बात बता देना अति आवश्यक है कि आप लोगों ने आम तौर पर ये देखा होगा कि इग्नू के एग्ज़ाम में नंबर काफ़ी कम आते हैं। इसका कारण है कि हम इग्नू की किताब से तैयारी नहीं करते हैं और न ही उसके अनुसार आंसर लिखते हैं। हम इसके बदले क्या करते हैं कि कोई यूट्यूब वीडियो ले लिया या फिर कहीं से कोई नोट्स मिल गया या किसी अन्य किताब या गेस पेपर। चूँकि लैंग्वेज काफ़ी टफ है इग्नू का, तो लोग प्रेफरेंस कोई और बुक करते हैं पढ़ना। तो इन वजहों से और वहाँ से लिखते हैं तो नंबर आता नहीं है, क्योंकि जब वो इग्नू की कॉपी जब चेक की जाती है तो उसमें प्रयोग किया जाता है इग्नू के मटेरियल को। इग्नू के जो बुक में जो तथ्य दिए गए होते हैं उसके अनुसार कॉपी चेक होती है और आंसर उस अकॉर्डिंग लिखे नहीं गए होते, तो इसी वजह से नंबर कम मिलते हैं। इसीलिए मैंने इस चैनल के माध्यम से इग्नू के किताब के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज ये तैयारी शुरू की है। यदि आप लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इग्नू में बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। तो आइए इसी के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इकाई 1 है तुलनात्मक राजनीति, स्वरूप, महत्व एवं विकास। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे तो उसकी संरचना देख लेते हैं। तो 1.1 में पढ़ना है हमको प्रस्तावना। नेक्स्ट टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति और इसका विकास क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है तुलनात्मक प्रणाली। नेक्स्ट है उसके बाद समसामयिक महत्व, सारांश और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना। राजनीतिक विज्ञान को जिन कई भागों में विभक्त किया गया है उन क्षेत्रों या उपभागों में तुलनात्मक राजनीति मात्र एक है। कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसको कई पार्टों में बांटा गया है। ठीक है, इसके लगभग 10 या 12 भाग हैं, जैसे इसमें आप राजनीतिक सिद्धांत होता है, पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न थॉट, इंडियन थॉट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इस तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है इसका एक पार्ट है। तो इसमें देखते हैं कि जिसमें वास्तविक स्तर के बजाय क्रमबद्ध तरीका अपनाया जाता है। तुलनात्मक राजनीति के विषय और सीमाएं बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जो इसकी सीमा है, कहने का मतलब जो विषय होता है, तो हर विषय का अपना अपना कुछ चीज़ सीमित होता है कि हमको मेरे विषय में ये यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें पढ़नी है, इस विषय में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ें पढ़नी है। तो इससे क्या होता है कि सबको पता होता है कि भाई कोई सब्जेक्ट है तो इसमें क्या क्या पढ़ा जा सकता है। लेकिन जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसकी सीमाएं क्या है, अभी पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अभी ये चीज़ क्या है, और जब ऐसे कोई सब्जेक्ट होता है जिसकी सीमाएं परिभाषित नहीं होती हैं तो ऐसे सब्जेक्ट को हम कहते हैं कि ये अभी अपने विकास के दौर से गुजर रहा है। कहने का मतलब है कि आने वाले समय में इसमें नए नए प्रकार के टॉपिक जुड़ेंगे। तो इस तरीके से इसीलिए इस सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है कि अभी इसकी जो सीमाएं हैं वो परिभाषित नहीं है, तो इसमें अन्य चीज़ें जुड़ने की संभावना है, स्कोप है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि कुछ इस क्षेत्र में अस्पष्ट मिश्रण के तरीके और विषय क्षेत्रों के कारण हैं। कुछ विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को झंझटों का केंद्र बताया है, क्योंकि इसमें तुलना पर विशेष जोर दिया जाता है। क्या कहना है कि इसमें देखिए, इसको कुछ विद्वान कहते हैं कि झंझटों का क्या है, केंद्र है। मतलब कई सारे प्रॉब्लम का ये सेंटर है। तो प्रॉब्लम का सेंटर ये क्यों बन जाता है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए तुलना करने के लिए हमें बहुत सारे आंकड़े की आवश्यकता होती है। क्या है कि हमको आंकड़ा चाहिए इधर से, जब तक हमारे पास कई सारे आंकड़े नहीं होंगे तब तक हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि इसे विद्वान कहीं ना कहीं झंझटों का केंद्र बताते हैं। नेक्स्ट है कि तुलनात्मक प्रणाली को राजनीतिक जांच का एक तरीका बताया गया है। सभी विश्लेषणों में तुलना का कुछ ना कुछ अंश होता है और क्योंकि उसके बिना अलग अलग विशेषताओं को समझा नहीं जा सकता। कह रहा है कि जो तुलनात्मक प्रणाली है इसको राजनीतिक जांच का एक तरीका बताया गया है। कहने का मतलब है कि हम कोई चीज़ अच्छा है, कोई चीज़ बुरा है, ये कैसे पता करते हैं। जांच के माध्यम से हम तो यही पता करते हैं ना कि अच्छा है या बुरा है।
तो ये राजनीतिक जांच कहने का मतलब है, यानी राजनीतिक की जो व्यवस्थाएं हैं, कौन सी व्यवस्था अच्छी है, कौन सी व्यवस्था बुरी है। तो अगर हमको ये पता करना होगा तो हम कैसे पता कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमको पता करना है कि अमेरिका, भारत, चीन, इसमें सबकी कहाँ की व्यवस्था सबसे अच्छी है और कहाँ की सबसे बुरी राजनीतिक व्यवस्था है। तो ये पता हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, चीन की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। उसके बाद इस चारों को पैरेलल रख के हम उसका क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी व्यवस्था अच्छी है, कौन सी बुरी है, तभी हम बता पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि राजनीतिक जांच का एक माध्यम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुलनात्मक राजनीति हमें यह सिखाती है कि ये कैसे किया जा सकता है। साथ ही देखिए, कई सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं उसको देख के हम नई चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। दो चीज़ों को मिलाकर हम एक नए व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि एक संसदात्मक व्यवस्था होती है, एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है। तो संसदात्मक व्यवस्था की भी कुछ प्रॉब्लम होगी और उसी प्रकार अध्यक्षात्मक व्यवस्था की भी कुछ समस्याएं हैं। तो इन दोनों समस्याओं में हम क्या करते हैं, एक तीसरा मार्ग, अगर तीसरी व्यवस्था का हमें निर्माण करना हो तो हम इस दोनों को मर्ज करके एक नई व्यवस्था बना सकते हैं कि भाई ये व्यवस्था किस तरीके से काम करेगी। और इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों के ही जो आलोचना है, जिन चीज़ों पे आलोचना की गई है, यानी जो उसके नकारात्मक तत्व है, उसको हम लोग बाहर करके एक नई व्यवस्था बनाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक कठोरता और तकनीकी को भरने की कोशिश करता है। कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ का कंपेयर करते हैं तो उसका कंपेयर करते हैं वैज्ञानिकता पर उसकी जांच होती है, उसकी तकनीकी पे जांच होती है, हाँ, तो जाके हमको रियल चीज़ें निकल के आती हैं कि क्या रियलिटी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तुलनात्मक सरकार लंबे समय तक उपभाग के रूप में रहती है। तुलनात्मक राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में से अपेक्षाकृत एक नया क्षेत्र है। इस क्षेत्र को परिभाषित करना दुष्कर कार्य है क्योंकि इसके अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। कहने का मतलब है ना कि जो तुलनात्मक राजनीति को देखा गया, तो तुलनात्मक राजनीति सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले इसका बहुत चलन में नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है तुलनात्मक राजनीति का चलन बढ़ गया। कारण क्या था इसका? तुलनात्मक राजनीति की व्यवस्था क्यों बढ़ गई? क्योंकि इसके बाद आप देखते हैं कि कई सारे देश स्वतंत्र हुए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद भारत को भी देख सकते हैं कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। तो भारत को अपना संविधान बनाना है, तो भाई कौन सी व्यवस्था बेहतर है? जैसे हम कोई चीज़ अमेरिका से लिए, कुछ कनाडा से लिए, कुछ ब्रिटेन से लिए हैं। तो ऐसे ही क्या किया, हम अन्य देशों से व्यवस्थाएं लेकर हमने क्या किया, अपने संविधान का निर्माण किया। तो भाई अब हमको पता करना है कि ब्रिटेन की व्यवस्था अच्छी है, कि अमेरिका की व्यवस्था अच्छी है, कि कनाडा की व्यवस्था अच्छी है, कि आयरलैंड की व्यवस्था अच्छी है, कि ऑस्ट्रेलिया की व्यवस्था अच्छी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको कंपैरेटिव अध्ययन करना पड़ेगा। तो जब हम कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, एक नई और बेहतर व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए कंपैरेटिव अध्ययन की आवश्यकता थी। तो इसीलिए देखा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कंपैरेटिव अध्ययन का जो है, इसमें क्या हुआ, लगातार बहुत तेजी से विकास हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि 1980 के दशक तक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया कि अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। कहने का मतलब है कि जितने सारे कंपैरेटिव व्यवस्था, मतलब जितना कंपैरेटिव का वो स्कोप था विकास का, वो द्वितीय विश्व युद्ध से तेजी से प्रारंभ हुआ और 1980 आते आते इस स्थिति तक पहुंच गया कि अब उसमें किसी प्रकार का रिसर्च बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि 1980 के बाद देखेंगे तो बहुत ज़्यादा देश स्वतंत्र हुए नहीं। ठीक है, 1945 से लेकर इस बीच 60-65 तक लगभग सभी देश स्वतंत्र हो गए और सबों ने अपना संविधान बना लिया। तो इस तरीके से वो अपने क्या है, चरम पे पहुंच गया। जब कोई भी चीज़ चरम पे पहुंचती है ना, तो चरम का मतलब होता है कि लास्ट, खत्म, हाँ, उसके ऊपर या उससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है, उसके आगे मतलब नहीं बढ़ा सकता। लेकिन क्या है कि हाल में देखा जाता है तो एक नया टॉपिक आ गया है इसमें, तुलनात्मक लोक नीति जैसे नए क्षेत्र उभर के आए हैं। तो तुलनात्मक लोक नीति जब से आया है, कहने का मतलब है कि अब हम क्या करने लगे हैं, जो
विभिन्न देशों की पॉलिसी है उसका कंपैरेटिव अध्ययन शुरू कर दिए हैं। तो अब इसमें क्या है कि लगातार जैसे कि आने वाले समय में लगातार पॉलिसी बनती रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट का विस्तार भी अब होता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि भारत में महिला के विकास के लिए क्या किया जा रहा है, बच्चों के विकास के लिए क्या किया जा रहा है, हाँ। इसी तरीके से दुनिया के अन्य देशों में महिला के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए क्या किया जा रहा है, किसान के विकास के लिए क्या किया जा रहा है, उद्योग के विकास के लिए क्या किया जा रहा है। तो अब इन पॉलिसी के दो देशों के बीच में जो एक अमेरिका में जो पॉलिसी चल रही है, भारत में जो पॉलिसी चल रही है, तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करके बेस्ट पॉलिसी कौन है, इसके लिए जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स काम करना प्रारंभ कर दिया है। तो इसमें क्या है कि अब ज़्यादा मदद मिल रही है, ठीक है। तो अब क्या है कि फिर से एक बार इस विषय ने अपना विकास प्रारंभ कर दिया है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रस्तावना आपका इतना ही था। तो नेक्स्ट है 1.2 तुलनात्मक राजनीति और इसका विकास क्या है। तो मोटे तौर पर तुलनात्मक राजनीति का लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच प्रमुख राजनीतिक समानताओं एवं विषमताओं के बारे में जानकारी एकत्र करना है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं है कि हम क्या करते हैं, दुनिया के जितने भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जितने भी देश हैं जहाँ अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था, उसमें क्या समानता है और क्या विषमता है, इसका अध्ययन कर जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई नई व्यवस्था का निर्माण करना हो या फिर कुछ नई चीज़ें करनी है। जैसे मैंने संविधान वाला उदाहरण आपको दिया था कि जब भारत को अपना संविधान बनाना था तो आवश्यकता क्या थी, कंपैरेटिव अध्ययन की, कि भाई हम अपने संविधान में किन चीज़ों को शामिल करें। तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा संविधान बेस्ट संविधान हो, तो बेस्ट संविधान के लिए हम क्या करें कि भाई सबसे बेस्ट व्यवस्था कौन सी है, तो उसको ढूंढेंगे। तो उस हिसाब से क्या करना है, तो जानकारी एकत्र करना होता है, ठीक है। तो कुछ समयताओं तथा विभिन्नताओं के मिश्रण के परिप्रेक्ष्य में विकास करने का कार्य है जो विश्व की सरकारें और जिन स्थितियों में वे संचालन करती हैं उन संदर्भों को स्पष्ट करता है, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है कि किस देश में कौन सी व्यवस्था संचालित हो रही है, उस चीज़ को स्पष्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुलनात्मक सरकार शब्द बिल्कुल पुराना है, जबकि ऊपर वर्णित तुलनात्मक राजनीति शब्द अपेक्षाकृत नया है। परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों के बीच अनेक मतभेद उनके नाम से बहुत आगे तक जाते हैं, ठीक है। तो पहले इनका उल्लेख परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में किया जा सकता है, जबकि दूसरे को आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है। 1995 में आरसी मैकराइडिस थे, तो इन्होंने इसका स्पष्ट अंतर करते हुए कहा कि परंपरागत दृष्टिकोण गैर तुलनात्मक, विवरणात्मक, पक्षतापूर्ण, गतिहीन तथा प्रबंधकीय है। इन विशेषताओं पर संक्षिप्त चर्चा आवश्यक है। तो इससे पहले कि हम इन विषयों पर संक्षिप्त चर्चा करें, जो हमारे मैकराइडिस जी ने कहा है, आरसी मैकराइडिस ने 1995 में जो कहा था, तो उससे पहले मैं आपको सिंपल अंतर समझा देता हूँ कि लोकतांत्रिक सरकार, कॉम्परेटिव गवर्नमेंट और कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति में क्या अंतर है। आइए इसके अंतर को देखते हैं। तो तुलनात्मक शासन में क्या होता है कि तुलनात्मक शासन शब्द परंपरागत पदावली का परिचायक है, जबकि तुलनात्मक राजनीति शब्द आधुनिक पदावली की ओर संकेत करता है। इसी तरीके से तुलनात्मक शासन का अध्ययन क्षेत्र सीमित और संकुचित है, वहीं तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र व्यापक और गतिशील है। तीसरी बात है कि तुलनात्मक शासन प्रणालियों के कानूनी संवैधानिक संस्थाओं ढांचों के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर देता है, वहीं दूसरी तरफ तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के अध्ययन से है। अब इसमें आप देखते हैं कि जो तुलनात्मक शासन है वो क्या कह रहा है कि तुलनात्मक शासन प्रणालियों के कानूनी संवैधानिक और संस्थागत ढांचों में तुलनात्मक अध्ययन, ये क्या कर रहा है कि शासन व्यवस्था कैसी है, शासन प्रणाली कैसी है, कानून एवं संविधान कैसा है, तो इन सब बीचों में तुलना पर जोर देता है। लेकिन वो देखिए, ये सीधी सीधी बात है कि ये व्यवस्था पे जोर देता है, और वो व्यवस्था कैसे, जैसे जो अंतर है, एक हमको कहते हैं पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, और एक होता है संविधान। तो संविधान हो गया, एक राज्य व्यवस्था हो गया। तो संविधान में क्या हो गया, सीधे सीधे चीज़ें लिख दी गई है कि इस आर्टिकल में ये है, इस आर्टिकल में ये है। तो हम दो देशों में जो आर्टिकल में व्यवस्था दी गई होती है उसकी बात कर लेते हैं, और जब राज्य व्यवस्था देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कैसे किया जा रहा है काम, उसको देखा जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत उसके पूरा राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि भाई ये जो अनुच्छेद दिया गया है इसके अनुसार काम
कैसे किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से फिर तुलनात्मक सरकार में देखते हैं कि तुलनात्मक शासन राजनीति के केवल शासन संबंधित संस्थागत पहलुओं के अध्ययन तक सीमित है। केवल शासन संबंधित संस्थागत पहलू जो हैं वहीं तक सीमित है। अगर तुलनात्मक राजनीति की बात करें तो ये तुलनात्मक शासन से एक कदम आगे बढ़कर उन सभी शक्तियों एवं प्रभावों का अध्ययन करता है जो राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवहार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे इसमें अन्य सारी चीज़ें आ गई, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई प्रेशर ग्रुप है, दबाव समूह है, या फिर कोई अन्य ऐसी थिंग है जिससे क्या होता है, राजनीति प्रभावित होती है। तो इन सारी चीज़ों को ये क्या करता है, समेट के चलता है। तुलनात्मक शासन राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाओं का ही तुलनात्मक अध्ययन है, ठीक है। वहीं यदि तुलनात्मक राजनीति की बात करें तो सरकार एवं शासकीय संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन तो स्वतः ही सम्मिलित रहता है, परंतु इसके अलावा उन प्रभाव एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन भी सम्मिलित किया जाता है जिससे सरकारों का व्यवहार इस या उस प्रकार का बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अंतर हम देखते हैं। अब फिर से हम अपने किताब पे आ जाते हैं कि किताब में हमारी कौन सी चीज़ें दी गई हैं, उसको एक बार पुनः देखते हैं। तो फिर कह रहा है कि हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था कि इन विशेषताओं पर संक्षिप्त चर्चा आवश्यक है, जो व्यवस्था 1995 ईस्वी में आरसी मैक्राइडिस ने दिया था। तो परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण को फिर से एक बार देखते हैं। तो क्या है कि परंपरागत दृष्टिकोण गैर तुलनात्मक तथा विवरणात्मक था। एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग मेरा वीडियो देखें तो इग्नू का किताब अवश्य खोल लें, क्योंकि आपको इग्नू की किताब में आप देखते चलेंगे तो चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण गैर तुलनात्मक तथा विवरणात्मक था। जो देखिए, जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो गैर तुलनात्मक, यानी कह रहा है कि वहाँ पे तुलना पे ज़्यादा ध्यान न देकर विवरण पे ज़्यादा ध्यान दिया, यानी डाटा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, ठीक है। इसमें मानक पाठ्य पुस्तकों में एक के बाद एक अनेक देशों के विवरण दिए गए होते हैं, परंतु तुलना की बहुत कम कोशिश की जाती है। कहने का मतलब है कि कई सारे देशों के विवरण दे दिया जाता है, तुलना का प्रयास काफ़ी कम देखा जाता है। सीधी सी बात है, जो पहला लाइन कह रहा था गैर तुलनात्मक और विवरणात्मक, उसी को क्या कर रहा है और डिफाइन कर रहा है कि क्या है कि इसमें तुलना पे बहुत कम जोर दिया जाता है, जबकि क्या कर दिया जाता है, डाटा पे, कि बस डाटा सारा इकट्ठा करके देख लिया जाता है कि हाँ सारा डाटा इकट्ठा कर लिया गया, ठीक है। देखिए ये अंतर हो जाता है ना कि इसको एनालाइज करना, इन कंपेरेटिव करने का, कंपेयर करने का मतलब हो जाता है कि चीज़ों को एनालाइज करना। और यदि आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो यानी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आप सीधे सीधे डाटा लिख दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आगे कह रहा है इसीलिए यह क्या है, प्रबंधकीय स्वरूप का हो गया है। जैसे हमारे यहाँ देशों के उत्कृष्ट अध्ययन किए गए हैं, परंतु यह समझने की कोशिश नहीं की गई कि किन्हीं खास देशों में क्यों बहुदलीय प्रणाली थी, अथवा किसी एक देश में लोकतंत्र दूसरे देश की तुलना में बेहतर क्यों रहा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, भारत में भी लोकतंत्र है, पाकिस्तान भी अपने को लोकतंत्र कहता है, बांग्लादेश भी अपने आप को लोकतंत्र कहता है, अन्य कई देश जो है अपने को डेमोक्रेसी घोषित करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कई देशों में जो है लोकतंत्र सफल नहीं रहा। जैसे हम पाकिस्तान का उदाहरण ले लें तो पाकिस्तान में पहला आम चुनाव कब हुआ, 1971 में। उसके बाद चीज़ें बदली, 1971 में चुनाव हुआ। उसके बाद देखा गया कि सरकार में क्या हुआ कि कभी सेना, कई बार 3-4 बार तख्ता पलट हुआ, और वहाँ पे जो जैसे मुशर्रफ आए थे 2000 के आसपास हैं, तो इसी तरीके से कई बार जो है वहाँ पे जो सैन्य शासन लागू रहा। अभी म्यांमार को देख लीजिए, म्यांमार में भी डेमोक्रेसी थी, लेकिन वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर फिर सैन्य शासन है। तो इसी तरीके से हर जगह डेमोक्रेसी क्या हुई, सफल नहीं हुई। तो अब हमको इन चीज़ों का भी अध्ययन करना चाहिए कि भाई कहीं डेमोक्रेसी क्यों सफल, कहीं क्यों असफल हो गई है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कहीं पे बहुदलीय प्रणाली है तो क्यों है, कहीं एक दलीय प्रणाली है, कहीं द्विदलीय प्रणाली है। हाँ, तो इन सब चीज़ों का भी क्या करना चाहिए, कंपैरेटिव अध्ययन करना चाहिए कि क्यों बहुदलीय प्रणाली है, क्यों एक देश में लोकतंत्र दूसरे देश की तुलना में बेहतर है। तो इन सारी चीज़ों पर बात
होना ही कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, और ये पहले नहीं होता था। यानी जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था, परंपरागत दृष्टिकोण था, उसके अंतर्गत हम कंपेयर नहीं करते थे। हम क्या करते थे, जैसे पाकिस्तान की व्यवस्था लिख दिए तो हम एक तरफ पाकिस्तान की व्यवस्था लिख दिए, एक तरफ भारत की व्यवस्था लिख दिए। हम इसको कंपेयर करके इसका कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते थे, ठीक है। इसी का कारण था, ठीक है, कि परंपरागत दृष्टिकोण के दायरे में अपेक्षाकृत कम संकीर्ण था। कहने का मतलब कि ये काफ़ी जो है संकुचित था। जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था इसको पढ़ने का, परंपरागत दृष्टिकोण था, यह औपचारिक वैधानिक दृष्टिकोण पर आधारित था, ठीक है, जो कुल मिलाकर राजनीति शास्त्र की विशेषता व्यक्त करता है, परिणाम स्वरूप जैसा कि इसके नाम का अर्थ होता है, ठीक है। कह रहा है कि परंपरागत दृष्टिकोण दायरे में अपेक्षाकृत कम संकीर्ण था और औपचारिक वैधानिक दृष्टिकोण पर आधारित था, औपचारिक वैधानिक दृष्टिकोण पर आधारित था, ठीक है। कह रहा है कि राजनीतिक शास्त्र की विशेषता व्यक्त करता है, परिणाम स्वरूप जैसा कि इसका नाम का अर्थ है। नाम क्या था इसका? तुलनात्मक सरकार। तो तुलनात्मक सरकार का मतलब केवल सरकार का ही करना है। तो कह रहा है कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि केवल ये सरकार उन संस्थानों की औपचारिक प्रक्रियाओं का ही क्या है, अध्ययन करेगा। आगे लिख भी दिया है कि सरकारी संस्थाएं जो है और औपचारिक प्रक्रियाओं के अध्ययन तक ही सीमित था। अब अगर इसके विपरीत देखें, यानी अब हम आ गए आधुनिक दृष्टिकोण पे। तो आधुनिक दृष्टिकोण में क्या होता है कि तुलनात्मक राजनीति के दायरे में अपेक्षाकृत व्यापक होता है। यह न केवल संस्थाओं को अपने दायरे में कर लेती है, बल्कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। जैसे यह राजनीतिक दलों पर दबाव डालने वाले समूह एवं अनौपचारिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को भी शामिल कर लेती है। पहले भी मैंने ये बता चुका है कि जैसे दबाव समूह है या अनौपचारिक संस्था है, तो इन लोगों को भी अपने में शामिल करती है। जैसे देखिए क्या होता है ना कि कई बार जब राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं कहीं भी, तो जैसे एक चीन का देख लीजिए, तो चीन की सरकार यदि कोई निर्णय लेती है तो वो निर्णय प्रभावित किसी से नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, एक डिक्टेटरशिप जैसी व्यवस्था है। तो अब यदि भारत की राजनीतिक व्यवस्था से भी लीजिए कि यदि भारत में कोई निर्णय लिया जाता है, तो उस निर्णय में क्या होता है, जैसे भारत में किसान बिल आया, लोगों ने ज़बरदस्त विरोध किया, कई सारे किसान संगठन थे, और क्या हुआ, उसको हमको वापस लेना पड़ा। तो इस तरीके से चीज़ें प्रभावित करती हैं राजनीति को। तो ज़रूरी हो जाता है कि जब जो चीज़ें राजनीति को प्रभावित कर रही हैं, तो उन सभी का अध्ययन सुनिश्चित किया जाए। तो आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। भारत में खासकर किसी भी लोकतांत्रिक समाज में दबाव समूह जो है या फिर अन्य जो भी संस्थाएं हैं, ठीक है, तो आप उसको पूरी तरीके से निगलेक्ट करके नहीं चल सकते, आपको उनको भी शामिल करना ही पड़ेगा। तो यह नेक्स्ट है कि यह राज्यों के अंदर और राज्यों के बीच प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं के बेहतर विश्लेषण को करने में सक्षम होती है। कह रहा है कि मतलब राज्य के बीच जो प्रक्रिया संस्था के भीतर जो विश्लेषण देखिए, तो तुलना करने का मतलब ही हो जाता है विश्लेषण। कई जगह है कि लोग तुलना नहीं करते हैं, तो फिर वो विश्लेषण नहीं, वो फिर डाटा देना जैसे कि परंपरागत दृष्टिकोण में होता था, वही चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। यह राज्यों के अंदर और राज्यों के बीच प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं के बेहतर विश्लेषण करने में सक्षम होती है, इसीलिए एक प्रकार से यह तुलनात्मक हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि विश्लेषण का मतलब ही तुलनात्मक होना है, ठीक है, लेकिन वह परंपरागत दृष्टिकोण नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है, यानी परंपरागत दृष्टिकोण नहीं है। दूसरा कि परंपरागत दृष्टिकोण के विपरीत तुलनात्मक राजनीति दृष्टिकोण में बहुविषयक है। कहने का मतलब है उससे ज़्यादा विषय को धारण करती है। यह न केवल राजनीतिक शास्त्र से ग्रहण करता है, बल्कि इतिहास, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र को भी ग्रहण करता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें क्या है, केवल हम राजनीति की ही शासन व्यवस्था की ही बात करते थे, लेकिन इसके अंतर्गत हम उसके ऐतिहासिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव, ठीक है, कल्चरल हर चीज़ को उसमें शामिल करते हैं, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा राजनीतिक विज्ञान की शाखा में परिवर्तनों के कारण था और कुछ हिस्सा व्यवहारिक दृष्टिकोण के कारण था, जिसे हम प्रभावित तुलनात्मक राजनीति में भी देख सकते हैं। देखिए क्या है ना कि कोई भी व्यवस्था है वो वहाँ के समाज, वहाँ की आर्थिक स्थिति और वहाँ के इतिहास के ऊपर भी बहुत हद तक निर्भर करती है। देखिए आज का जो दौर है इसमें आर्थिक समाज की जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है वो हमारे समाज से भी प्रभावित है, वो हमारे अर्थशास्त्र से भी प्रभावित है और वो हमारे इतिहास से भी प्रभावित है। तो इसका भी अध्ययन क्या है, राजनीतिक
जब तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन होता है तो हम ये भी देखते हैं कि भाई भारत में जो परिस्थितियाँ बनी, तो भारत का इतिहास और चीन का इतिहास क्या रहा है और किस तरीके से भारत में लोकतंत्र आया और वहाँ पे एक दलीय और भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था कैसे लागू हुई। तो ये सारा हम क्या कर सकते हैं, वहाँ के इतिहास। देखिए, किसी देश का इतिहास या समाज किसी देश की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसे समझने के लिए हम भारत का उदाहरण ले सकते हैं। भारत में जिस प्रकार विश्व के सभी धर्म पाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के अन्य कई देश हैं जहाँ केवल एक धर्म पाया जाता है। ऐसे में जहाँ अनेक धर्म पाए जाते हैं जैसे भारत में, तो भारत में क्या एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया भारत को। भारत की जो सरकार हो, यानी भारत की जो सरकार हो, क्या करे, किसी भी धर्म विशेष के विकास के लिए कार्य न करे, बल्कि सभी धर्मों के लिए समान रूप से काम करे। ठीक है, लेकिन इस ऐसी कोई राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता उस देश में नहीं होगी जहाँ केवल एक ही धर्म होगा। तो इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि किस प्रकार कि कोई समाज, किसी देश का समाज वहाँ की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसके अलावा भारत की राजनीति में हम धर्म का प्रयोग भी देखिए किस प्रकार से होता है। कोई पार्टी धर्म किसी भी धार्मिक मुद्दे को, कोई जैसे मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है तो वो मुस्लिम से रिलेटेड चीज़ों को उठाती है। हिंदू पार्टी है, कोई हिंदू को सपोर्ट करने वाली पार्टी है तो वो हिंदू से रिलेटेड मुद्दों को उठाती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी कहीं ना कहीं जो है राजनीति प्रभावित होती है। तो ये इसका ये सीधा सीधा कारण क्या है, समाज। ये ठीक है, आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि इसका कुछ हिस्सा राजनीतिक विज्ञान की शाखा में परिवर्तनों के कारण था। यानी जो तुलनात्मक राजनीति में कहाँ से आया, इतिहास अर्थात समाजशास्त्र, कल्चर आदि विषयों से तो लिया ही गया, साथ ही में जो राजनीतिक विज्ञान की शाखा में जो परिवर्तन आया उससे इसे कुछ चीज़ मिली, और कुछ चीज़ें क्या है जो व्यवहारिक था उसको ये शामिल करके ये तुलनात्मक राजनीति के जो प्रभावित तुलनात्मक राजनीति था उसमें ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तीसरा चीज़ था कि परंपरागत दृष्टिकोण संकुचित था। कह रहा है कि परंपरागत दृष्टिकोण संकुचित था। संकुचित क्यों था? क्योंकि इस पर क्या किया गया, यूरोपियन सरकारों तक सीमित था, जिनके कारण इसके विचार एवं विश्लेषण यूरोप केंद्रित थे। कहने का मतलब देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण मुख्य रूप से सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले की चीज़ें थी, और आधुनिक जो अप्रोच था, आधुनिक दृष्टिकोण जो था वो क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की चीज़ें थी। तो अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध से पहले देखेंगे तो जो तत्कालीन बड़े राष्ट्र और डेमोक्रेसी थे वो कहाँ थे, यूरोप में ही थे, और भारत और अन्य छोटे छोटे राष्ट्र तो थे ही नहीं, वो उन्हीं में शामिल थे, उन्हीं के क्या थे, उपनिवेश थे। तो ऐसे में क्या था कि उनका जो वो थॉट प्रोसेस था वो यूरोपियन होना लाजमी था, क्योंकि यूरोपीय देश ही थे और छोटे और कई सारे देश तो थे ही नहीं, उन्हीं में सम्मिलित थे। तो इसीलिए क्या था, यूरोप केंद्रित था। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और इसके बाद क्या हुआ, कई सारे उपनिवेश जो है क्या हुए, राज्य में बदल गए, यानी अलग अलग देश के रूप में प्रतिस्थापित हुए। तो इसके बाद हुआ कि भाई अब नए नए सिद्धांत और क्रमबद्ध प्रश्न उत्पन्न होने लगे। जैसे हम इसका उदाहरण फिर से भारत का उदाहरण लेंगे कि भारत स्वतंत्र हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, तो वो फिर एक अलग तरीके से जो है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन प्रारंभ किया, क्योंकि उसे क्या करना था, अपना संविधान बनाना था। तो अपने संविधान को बनाने के लिए वो विभिन्न देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं का क्या करना था, उसे अध्ययन करना था। तो वो कैसे अध्ययन कर सकता था, तुलनात्मक रूप से। है तो तुलनात्मक अध्ययन का एक क्या कहा गया, फिर से एक बार क्या हुआ, तुलनात्मक अध्ययन प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था की परंपरा से आधुनिकता तब कह रहा है कि पारंपरिक दृष्टिकोण स्थैतिक हो गए। ठीक है, उसके बाद है इसने यह समझने का प्रयास नहीं किया कि व्यवस्था में परिवर्तन क्यों होता है, जबकि इसके विपरीत तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्था में परंपरा से आधुनिकता की ओर परिवर्तन कैसे होता है तथा इसे त्वरित परिवर्तन से कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, तथा कुछ व्यवस्था में परिवर्तन दूसरे की तुलना में धीरे क्यों होता है। कहने का मतलब देखिए, ये चेंज की बात कर रहा है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में चेंज जो कोई भी व्यवस्था है, कोई दो व्यवस्था है, तो कहीं पर त्वरित चेंज होता है और कहीं पर क्या होता है, थोड़ा सा जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो होती है। तो देखिए इसका क्या कारण है, इसका देखिए वहाँ का पॉलिटिकल विल कैसा है, तो वो किस तरीके से चेंज करता है। जैसे इसका उदाहरण एक छोटा सा हम समझ सकते हैं, भारत की स्वतंत्रता के लिए उदाहरण है, कांग्रेस में क्या था कि दो गुट हो गए थे, एक था गर्म दल और एक नरम दल। अब ये क्या, गर्म दल क्या चाहता था, जल्दी से जल्दी क्या हो, अंग्रेज हमें हमारा देश सौंप कर चले जाएं, वो एकदम रिवोल्ट
क्रांति की तरह। उस तरीके से नरम दल क्या था, ये लोग काफ़ी जो सौम्यता के साथ धीरे धीरे चीज़ों को देख रहे थे। तो इसी तरीके से कोई भी चेंज त्वरित या फिर धीरे धीरे के रूप में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे चेंज आता है और किस तरीके से त्वरित चेंज आ जाता है। हाँ, तो आगे है, देखते हैं अगला पैरा कि सन 1950 तथा 1960 के दशक में हेरोल्ड लॉसवेल थे और एक थे गैब्रियल आलमंड जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को तराशने का बीड़ा उठाया। तराशने का मतलब हो जाता है उसको और बेहतर बनाना, जैसे हीरे को तराश कर और खूबसूरत बना दिया जाता है। हाँ, तो उसी तरीके से इन लोगों ने क्या बीड़ा उठाया कि हमको क्या करना है, तुलनात्मक राजनीति को तराश कर और बेहतर बना देना है। ठीक है, और इस क्षेत्र को क्या करना है, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, तो उसको और बेहतर बनाने के लिए प्रयास शुरू हुआ। तो इनका मूल कार्य क्या था, कहना का मतलब है कि ये जो किए मुख्य रूप से वो क्या किए कि इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को, राजनीति जो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है यानी तुलनात्मक राजनीति है, इसको राजनीतिक सिद्धांत से इन्होंने अलग रखा। दूसरी चीज़ कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा क्षेत्र के अध्ययन से अलग रखा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीतिक सिद्धांत से उन्होंने इसे क्या रखा, अलग रखा। नेक्स्ट कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति को राजनीतिक सिद्धांत से भिन्न बतलाया। ठीक है, तो हाँ, अलग रखने का मतलब वही होता है कि दोनों से इन्होंने क्या कहा कि ये तुलनात्मक राजनीति और जो है राजनीतिक सिद्धांत इन दोनों से अलग है। तो अब ये कारण बता रहे हैं कि क्यों अलग है, क्योंकि इसमें न केवल सैद्धांतिकरण सम्मिलित है अपितु इसमें क्या है, वर्गीकरण है। वर्गीकरण का मतलब इसको अलग अलग बांट कर देखा जा सकता है। श्रेणीकरण यानी अलग अलग कि इसको पहले बाद, उसको श्रेणीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि विभिन्न विभिन्नताओं के बीच संबंधों को तलाश करता है कि जो अलग अलग डाइवर्सिटी है उसमें उसके बीच क्या क्या रिलेशन हो सकता है उसको हम तलाश करते हैं, जो कि किसी थ्योरी में नहीं होता है। हाँ, इसी तरीके से हम उप सिद्धांत का निर्माण करते हैं। जैसे कई सारे थ्योरीज हैं पहले से, तो हम उसमें क्या करते हैं, नए सिद्धांत उप सिद्धांत जोड़ते हैं। जैसे उसमें जैसे कोई सिद्धांत है, ये आगे इसको और डिस्क्राइब किया गया है, मैं अभी आगे इसको और क्लियर कर दूंगा। तो इसमें क्या है, दूसरा कह रहा है कि साम्राज्यवादी परीक्षण आदि शामिल थे। ठीक है, तो कह रहा है ये सुझाव दिया गया कि सिद्धांत और तुलनात्मक राजनीति के बीच वित्तीय संबंध की संकल्पना की जा सकती है। जो वृत्तीय संबंध होता है, तो वृत्तीय संबंध क्या होता है जानते हैं। जैसे देखिए, एक पॉलिटिकल में ही है कि सबसे पहले कोई विचार आता है, ठीक है, फिर उस विचार के कुछ दोष को लोग जाहिर करते हैं, तो जो फिर वो कोई विचार आया, फिर उसका कुछ दो लोगों ने दोष बताया, फिर उस दोष को दूर करने के साथ ही एक नया विचार बन गया। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया है। वाद पहले यानी कोई बात आई, फिर उस पर विवाद आया और फिर दोनों का कंक्लूजन ड्रॉ होके संवाद का रूप ले लिया, यानी नए सिद्धांत का जन्म हो गया। तो वही उप सिद्धांत के निर्माण का मतलब हो जाता है, जैसे देखिए कोई सिद्धांत है, उसमें कुछ दोष है, तो उस दोष को दूर करने के लिए जो उसमें नई टॉपिक उसमें जो जोड़े गए, नए तथ्य जोड़े गए, तो वही क्या है, कहीं ना कहीं उसी को उप सिद्धांत कहा जा सकता है। तो जो वाद विवाद और संवाद की मैंने बात की, तो उसमें जो विवाद है कहीं ना कहीं वही क्या है, उप सिद्धांत है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि तुलनात्मक शोध सुस्थापित सिद्धांत को लेकर कार्य शुरू करता है। अनेक स्थितियों में क्षेत्र में परीक्षण करते हुए तथा तथ्यों के प्रकाश में सिद्धांत को और परिशुद्ध करते हुए कार्य करता है। इस प्रकार अनेक सैद्धांतिक उपकरणों जैसे पार्टी प्रणाली, संघवाद एवं संसदीय प्रणाली आदि का फॉर्मूलाबद्ध किया गया। देखिए फिर वही बात कह रहा है कि तुलनात्मक शोध का क्या मतलब होता है कि जब हम देखिए कई सारे व्यवस्थाएं दी गई हैं कि 3-4 मान लीजिए व्यवस्थाएं हैं, तो उन व्यवस्थाओं की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो इसी तुलना को क्या कहा जाता है, तुलनात्मक शोध। तो तुलनात्मक शोध से सुस्थापित सिद्धांत की कोई थ्योरी है पहले से, को लेकर क्या करते हैं, कार्य शुरू किया जाता है। मतलब कोई थ्योरी है, उससे हम क्या करते हैं, विभिन्न अन्य सिद्धांतों के साथ उसकी तुलना करते हैं, उसकी स्थिति क्षेत्र का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। स्थितियों में क्षेत्र में परीक्षण करते हैं। कहने का मतलब कि अलग अलग परिस्थितियों में वो सिद्धांत कैसे काम करता है। जैसे कोई सिद्धांत है तो भारत में अलग परिस्थितियाँ हैं, ब्रिटेन में अलग परिस्थितियाँ हैं, पाकिस्तान में अलग परिस्थितियाँ हैं, बांग्लादेश में अलग परिस्थितियाँ हैं, तो वो कौन सी थ्योरी किस परिस्थिति में किस तरीके से परफॉर्म करती है, इसकी क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, इसका यानी जांच किया जाता है। तथा तथ्यों के प्रकाश में सिद्धांत को और परिशुद्ध किया जाता है, और जैसे जहाँ जहाँ उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको दूर करके परिशुद्ध करना, यानी उसको और बेहतर बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अनेक सैद्धांतिक उपकरण जैसे
क्या क्या है, पार्टी प्रणाली, संघवाद एवं संसदीय प्रणाली आदि को क्या किया गया, फॉर्मूलाबद्ध किया गया। यानी इन चीज़ों में जो भी समस्याएं थी उसको दूर करके एक इसको क्या किया गया, फॉर्मूलाबद्ध करने का प्रयास किया गया, यानी इसे एक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो देखेंगे अब नेक्स्ट। अगला पैरा है, तुलनात्मक राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ सीमा संबंधी समस्याएं थीं और अब भी बनी हुई हैं। इसमें कुछ समझाने वाली कोई बात नहीं है, तो आगे देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके बीच सामान्य आधार है। इनमें से पूर्ववर्ती प्रायः विश्व पूंजीवादी प्रणाली के दायरे के अंदर घिरे हुए देशों का प्रायः अध्ययन करता है। कहने का मतलब है कि जो पहले पूर्ववर्ती जो विद्वान थे वो केवल विश्व के जो पूंजीवादी देश हैं उन्हीं का अध्ययन करते थे। ठीक है, लेकिन एजी फ्रैंक तथा इमैनुअल वालरस्टीन जैसे अनेक विद्वानों ने इस प्रणाली का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर निर्भरता तथा कम विकास जैसे दृष्टिकोणों का विकास किया। तो इन लोगों ने क्या किया, जो कि पहले केवल पूंजीवादी देशों का कंपैरेटिव वो अध्ययन किया जाता था, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो डिपेंडेंसी है यानी निर्भरता है और जो कम विकसित है, अल्प विकसित या फिर विकासशील जैसे दृष्टिकोण जो हैं उसका इन्होंने क्या किया, प्रयोग करना प्रारंभ किया। ठीक है, परंतु यहाँ भी कई बड़े मतभेद थे। तुलनात्मक राजनीति देशों के बीच राजनीतिक विशिष्टता की तुलना पर गहराई केंद्रित करते हुए देशों के बीच संबंधों तक ही सीमित नहीं थी। देखिए यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। नेक्स्ट अच्छा पढ़ ही देता हूँ पहले। जबकि अन्य के मामले में अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही मुख्य विषय है। क्षेत्र अध्ययन दूसरे विश्व युद्ध के समय तब उठे जब नीति निर्धारण करने के लिए युद्ध के दौरान सामरिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी रखने की आवश्यकता थी। कहने का मतलब है कि जो इमैनुअल और वालरस्टीन थे इन्होंने जो है क्या किया, निर्भरता और कम विकास के दृष्टिकोण पर बल दिया। उसके बाद क्या है कि कई सारे मतभेद इसमें देखे गए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि देखिए कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स कह रही है कि हम केवल दो देशों के बीच संबंधों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त जो वो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स बताना चाहती है वो सारे विषय किसके हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के। तो ये चूँकि ये दोनों ही ब्रांचेज किसके हैं, पॉलिटिकल साइंस के, तो ये दोनों ही ब्रांचेज के जो कुछ टॉपिक थे ये क्या कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे। यानी जो इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ टॉपिक था उसको कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के विद्वान चाहते थे कि नहीं ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक ना होकर ये किस चीज़ का टॉपिक रहे, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का। जबकि इंटरनेशनल रिलेशन के विद्वान इसे क्या कह रहे थे कि इंटरनेशनल रिलेशन का ही विषय है और इसे इंटरनेशनल रिलेशन का ही विषय रहना चाहिए। तो ये जो ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम आई तो उसको कैसे दूर किया जाए, तो इस चीज़ यही मतलब जो विवाद का जो विषय है ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में, वो यही है कि उसके कुछ विषय को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अपने में शामिल करना चाहता है और वो उन विषयों को छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, तो नेक्स्ट है दूसरे विश्व युद्ध के समय अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही मुख्य विषय हैं। क्षेत्र अध्ययन दूसरे विश्व युद्ध के समय तब उठे जब नीति निर्धारण करने के लिए युद्ध के दौरान सामरिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के इतिहास, संस्कृति और व्यवस्था तथा सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी रखने की आवश्यकता थी। कहने का मतलब है कि ये मामला ये बाहर कब आया, मतलब इस मामला जब मतलब उठा कब, ये तब हुआ जब युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो कुछ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहते हैं जो युद्ध के दौरान जो है वो क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका और चीन से लड़ाई होती है या फिर भारत या चीन से लड़ाई होती है, तो सामरिक तौर पे महत्वपूर्ण जैसे हमारा भूटान का एरिया है, सिक्किम का एरिया है, हिमाचल का एरिया है, जहाँ से चीनी सेना अंदर आ सकती है। हाँ, तो वो हमारे लिए क्या कहे जाएंगे कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो क्या है कि युद्ध के दौरान कई बार सामरिक क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। देखिए दुनिया भर के जितने बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका ले लीजिए, रूस ले लीजिए, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, चीन है, इन सब ने क्या किया है, सामरिक रूप से जो महत्वपूर्ण देश है वहाँ पे अपना सैन्य बेस बनाया है। तो इसीलिए युद्ध के दौरान क्या है कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो उसी तरीके से आवश्यकता महसूस की गई
तो कुछ जो सामरिक महत्वपूर्ण क्षेत्र थे सामरिक दृष्टि से, उसके अब भाई कहीं भी आप जाओगे तो वहाँ की इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना के बारे में क्या चाहिए, आपको जानकारी चाहिए। अब आप इन चीज़ों के बिना जानकारी के जाएंगे तो वहाँ पे समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, तब हुआ कि भाई ये कैसे ये सारी जानकारी कैसे मिले जो सामरिक क्षेत्र है उसके बारे में, तो उसके लिए क्या किया गया कि एक विद्वानों का समूह बनाया गया, ठीक है, एक दल बनाया गया। तो कह रहे आगे पढ़ते हैं, देख लें। इसके लिए विभिन्न विषयों के विद्वानों का दल बनाने की आवश्यकता हुई, जिनमें समाजशास्त्री होते थे जो गंभीरता से किसी भी क्षेत्र पर प्रकाश डाल सकते थे तथा अपेक्षित सूचना उपलब्ध करा सकते थे, ठीक है। कहने का मतलब अब जो क्या हुआ, तो विद्वानों का दल बनाया गया, उसके बाद जिसमें कौन थे, समाजशास्त्री भी होते थे। और क्या करते थे, ये किसी भी क्षेत्र पर इजीली इनके लिए आसानी था कि अब जैसे किसी क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति है और सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताना है, तो कोई भी समाजशास्त्री क्या था, बहुत ही आसानी से इन चीज़ों का सूचना उपलब्ध करा सकता था इन विषयों पे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्रों का भी गंभीरता से अध्ययन किया जाता है। एक प्रमुख अंतर यह है कि क्षेत्र अध्ययन विशेषज्ञ ऐसे आंकड़े पर्याप्त रूप से उपलब्ध करा सकते हैं। ये आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है, अध्ययन क्षेत्र विशेषज्ञ कहा जाता है उसको, कि अगर अध्ययन क्षेत्र विशेषज्ञ जो होगा वो यह आंकड़े क्या करेगा, आसानी से उपलब्ध करा सकता है, जो तत्कालीन घटनाओं को स्पष्ट करता है तथा अपेक्षाकृत गहन प्रवृत्तियों के लिए ऐसे विश्लेषणात्मक तथा सैद्धांतिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें केवल तुलनात्मक राजनीति ही उपलब्ध करा सकती है। तो जो जिन विश्लेषण और सैद्धांतिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ रही है, हाँ, युद्ध जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जानकारी हेतु है, तो ये कौन सा विषय उपलब्ध करा सकता है, तो वो है तुलनात्मक राजनीति। अब क्या है, लेकिन इन दोनों उपविधाओं के बीच एक जटिल प्रस्ताव ही रह जाता है। कहने का मतलब कि यहाँ क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशन और कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में दोनों में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है कि ये विषय मतलब हमारे हैं या हमारे हैं, ठीक है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा द्वंद्व है। आगे देखते हैं, अगला पैरा है कि इस प्रकार तुलनात्मक सरकार से राजनीति की ओर जो अंतरण होता है, उस संबंध में युद्ध के पश्चात के तत्कालीन अवधि में दो परिवर्तनों का संकेत मिल सकता है। अब ये दो परिवर्तन कौन कौन से हो सकते हैं, जब तुलनात्मक सरकार से तुलनात्मक राजनीति की तरफ जो अंतरण जो ये चेंज हो रहा है, तो इस संबंध में युद्ध के पश्चात के तत्कालीन अवधि में दो परिवर्तन क्या क्या थे। एक तो कह रहा है राजनीतिक शास्त्र के विषय के साथ आंतरिक विकास, यानी सब्जेक्ट के आंतरिक विकास की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है दूसरा साम्राज्यवादी क्षेत्र का विस्तार, ताकि उनमें ऐसे नए राज्यों को शामिल किया जा सके जो उपनिवेशीकरण के पश्चात अस्तित्व में आए हों। तो देखिए, दूसरा कह रहा है कि जो साम्राज्यवाद क्षेत्र का यदि विस्तारण हो, यानी उपनिवेशीकरण की बात कह रहा है। कहने का मतलब कि अगर कोई नया उपनिवेश बनता है, ठीक है, कोई नए उपनिवेश अगर बना लिया जाता है तो अस्तित्व में, तो 1950 के दशक के अंतिम वर्षों के दौरान राजनीतिक शास्त्र व्यवहारिक क्रांति द्वारा प्रभावित हुआ, जिससे कह रहा है कि 1950 दशक के अंतिम वर्षों के दौरान, यानी राजनीतिक शास्त्र व्यवहारिक क्रांति द्वारा प्रभावित हुआ। जो बिहेवियर चीज़ें थी उससे क्या हुआ, प्रभावित हुआ, जिसने मानव शास्त्र तथा समाज शास्त्र को पहले ही प्रभावित किया था। और ये जो चीज़ें थी, वो व्यवहारिक जो क्रांति थी, ये पहले ही मानव शास्त्र और समाज शास्त्र को प्रभावित कर चुकी थी। तो क्या था कि जब समाज शास्त्र, मानव शास्त्र आदि चीज़ें प्रभावित होंगी तो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स पर भी इसका क्या होगा, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसने अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक इच्छा तथा बहुविभाज्य दृष्टिकोण की आकांक्षा पैदा की। इससे क्या हुआ कि विषय को, देखिए, कोई भी विषय जितना ज़्यादा वैज्ञानिक होगा, हैं, वो उतना ही बेहतर होगा। तो कहीं तो हर विद्वान ये चाहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाया जा सके। लेकिन क्या है कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो ये सब्जेक्ट जो होते हैं या फिर समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, ये कभी ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकते, ये होते हैं सब्जेक्टिव। ये व्यक्ति तो व्यक्ति वैरी हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर देश और ये दुनिया तो अलग चीज़ हो गई है, सोसाइटी वाइज तो वैरी होना ही है। तो इसीलिए क्या है कि वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जाता है कि मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो उतना उसको बेहतर बना दिया जाए, ठीक है। लेकिन बहुविभाज्य दृष्टिकोण की आकांक्षा, बहुविभाज्य यानी इसको कई सारे पार्ट में क्या किया जाए, इसको बांट कर इसका अध्ययन करा जाए। व्यवहार संबंधी क्रांति का तात्पर्य यह था,
अब यहाँ जो ऊपर हम लोग पढ़े कि व्यवहार संबंधी क्रांति हुई थी, इसका अर्थ बताया है, यह था कि नियमों की तुलना में व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब कि जो नियम हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया जाएगा, व्यवहार को अधिक। इस प्रकार विभिन्न देशों तथा विभिन्न क्षेत्रों में राजनीति के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में आंकड़ों का क्रमबद्ध तरीके से संग्रह करने की आवश्यकता पेज नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है, लगी है। क्या कह रहा है कि संग्रह की आवश्यकता पड़ने लगी। तो क्या था कि अब इसके लिए अब आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेंगे तो विज्ञान की पहली ही परिभाषा क्या होती है, परिभाषा में अगर आप विज्ञान की परिभाषा देखेंगे तो कहेंगे किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन। तो यानी अब आपको कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स को यदि क्रमबद्ध बनाना है तो उसके लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी कि जितने सारे आंकड़े लाएं वो उसको क्या किया जाए, सबसे पहले तो क्रमबद्ध किया जाए। तो उसके लिए प्रयास शुरू हुए। तो सिद्धांत के बिना आंकड़े आधे रह जाते हैं। तो चूंकि इसकी कोई थ्योरी थी नहीं तो उसके बिना केवल आप सिद्धांत लाके तो आंकड़े जो है वो क्या हुए, वो आप जो इसका सोच था वो पूरा नहीं हो पाया। व्यवहारिक क्रांति में अवधारणाओं, आदर्शों और उप सिद्धांतों का स्पष्ट विस्तार था। विकासशील विश्व के उभरने से राजनीति और समाज तथा समृद्ध और गरीब देशों, विकास तथा आधुनिकीकरण के बीच भिन्नताओं के प्रति स्पष्टीकरण के प्रति समग्र नवीन दृष्टिकोण को प्रेरित किया। कहने का मतलब है कि देखिए व्यवहारिक क्रांति में जो अवधारणाएं, आदर्श या उप सिद्धांत का विस्तार होता है, ठीक है। जब हम नियम से ज़्यादा व्यवहार को बल देते हैं तो क्या होता है, जो नियम हुए या फिर अवधारणाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, वो क्या होता है, उसका और विस्तार हो जाता है, उसमें और दो चार चीज़ें जुड़ जाती हैं, ठीक है, और चीज़ें जुड़ती हैं। और इससे क्या होता है कि विकासशील विश्व के उभरने से राजनीतिक और समाज तथा समृद्ध और गरीब देशों, विकास तथा आधुनिकीकरण के बीच भिन्नताओं के स्पष्टीकरण के प्रति, तो कह रहा है कि इससे क्या होता है कि जो विकासशील विश्व है, ठीक है, जो एक राजनीतिक समाज और है, एक समृद्ध देश है, एक गरीब देश है, एक विकास तथा आधुनिकीकरण के बीच जो विकास और आधुनिकीकरण और एक गरीब देशों के बीच का जो अंतर है उसको स्पष्ट करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। प्रति समग्र नवीन दृष्टिकोण को प्रेरित किया। इससे क्या है, एक नवा दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैरा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। इससे तुलनात्मक राजनीति में दो ढांचों के इस्तेमाल की प्रक्रिया सम्मिलित हुई, प्रणालियों का दृष्टिकोण तथा संरचनात्मक कार्य विश्लेषण। प्रणाली की धारणा जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान से ली गई। देखिए जो प्रणाली कहा जाता है कि प्रणाली की धारणा क्या है, तो इसको क्या से लिया गया, जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान से। तो जीव विज्ञान में कहा गया कि मानव शरीर को एक प्रणाली माना जा सकता है। उसी तरह के भौतिक विज्ञान से कहा गया कि मशीन को एक क्या किया जा सकता है, एक प्रणाली माना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसके साथ साथ उप प्रणालियों की अंगों या हिस्सों की अभिकल्पना की जाती है जिनकी सीमाएं होती हैं, परंतु जो अत्यंत निकटता से अंतर संबंध तथा अतिच्छादित कर लेती हैं। कहने का मतलब है कि जो प्रणाली होगी वो क्या होगा, मानव शरीर होगा या मशीन होगा, तो ये इसको हम प्रणाली मान सकते हैं, ठीक है। और यदि उप प्रणाली की बात हो तो जो हमारे शरीर के अंग होंगे, उसी तरीके से जो मशीन के पार्ट पुर्जे होंगे, हाँ, वो क्या होंगे, उप प्रणाली होंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जिसकी क्या है, सीमाएं होती हैं, अत्यंत निकट और अंतर संबंध तथा आच्छादित कर लेती हैं, ठीक है। जिनमें क्या होता है, अंतर संबंध होता है, जैसे अंग और मानव शरीर में और कि कोई मशीन है और उसके जो पार्ट्स हैं उसमें जो अंतर संबंध होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को कह रहा है उसमें अत्यंत निकटता होती है। इसलिए मानव समाज विभिन्न प्रणालियों, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली आदि से बना है। तो जो ये मानव समाज है वो क्या है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रणालियों से क्या है, मिलके बना हुआ है, जिनमें से प्रत्येक विशेष कार्य संपन्न करता है। जिसमें क्या है कि हर प्रणाली का अपना अलग काम है, ठीक है। अब जैसे आर्थिक प्रणाली, अगर कोई व्यवस्था है तो आर्थिक चीज़ें जैसे हमारी RBI देखती है, हाँ, तो पूरी तरीके से अपना अलग काम करती है। इसी तरीके से अगर पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो हमारी संसद देखती है। इसी तरीके से जुडिशरी अपने न्याय से रिलेटेड चीज़ों को देखती है। तो ये जो विभिन्न प्रणाली है, इसको क्या है, इसके कार्य जो हैं पूरी तरीके से विभाजित हैं और ये अपने अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करती है, ठीक है। अब कह रहा है जिनमें से प्रत्येक विशेष कार्य संपन्न करता है। ऐसा तर्क दिया जाता है कि सभी समाज साधारण से जटिलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
तो ये चीज़ें तो हैं। जैसे देखिए साधारण से जटिलता की ओर बढ़ने का समाज में क्या है कि जितने मशीन कम होंगे, जितनी चीज़ें जैसे पहले औद्योगिकरण नहीं हुआ था, या फिर आप सोचिए कि जीवन तो आसान हो रहा है, जीवन जीना, कहने का मतलब हम अपने लिए बेहतर चीज़ें उपलब्ध करा पड़े। जैसे पहले जाने के लिए हम लोग क्या करते थे, बैलगाड़ी का यूज़ करते थे, या उससे भी पैदल जाते, उससे भी पहले पैदल जाते थे। हाँ, लेकिन अब हमारे लिए एरोप्लेन, बुलेट ट्रेन आदि बना रहे हैं, तो चीज़ें तो आसान हुई हैं, लेकिन क्या है कि इन सब चीज़ों से जटिलताएं बढ़ गई हैं जिंदगी की। हाँ, तो कह रहा है कि उतनी ही अधिक विकसित अथवा आधुनिक है। बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे व्यक्तियों द्वारा निभाई जा रही भूमिकाएं अपेक्षाकृत विशेषज्ञता की ओर बढ़ती जाती हैं, जिससे स्पष्ट प्रणाली पर उभरती जाती है, जिसकी स्पष्ट सीमाएं तथा कार्य निर्धारित हो जाते हैं। जब भी कोई स्पष्ट प्रणाली आती है तो उसकी सीमा तथा कार्य भी निर्धारित कर दिया जाता है। प्रणाली जितनी ही अधिक जटिल है उतनी ही अधिक विकसित है तथा अथवा आधुनिक है। तो भाई जो प्रणाली जितनी जटिल होगी, जैसे देखिए, तो उतनी ही विकसित और क्या होगी, आधुनिक होगी। तो जो अब एक बैलगाड़ी है और आज की जो एक कार है, तो किसकी प्रणाली बनाना ज़्यादा आसान है, कौन सा जटिल है? बैलगाड़ी ज़्यादा जटिल है कि आज एक कार बनाना ज़्यादा जटिल है, एरोप्लेन और बुलेट ट्रेन बनाना ज़्यादा जटिल है? तो सीधी सी बात है कि जो जितनी जटिल जो नई नई प्रणालियाँ आ रही हैं वो क्या है, वो सर्वाधिक विकसित, यानी सबसे ज़्यादा विकसित और सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक आधुनिक है। इस प्रकार मानव समाज अपेक्षाकृत अधिक विशिष्टीकरण और आधुनिकीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। आगे देखते हैं। राजनीतिक प्रणाली की अवधारणा ऐसी प्रणाली के रूप में की गई है जिसमें नीतियों पर अमल की कार्रवाई अधिक विकास के लिए की जानी चाहिए, ठीक है। संरचनात्मक कार्य दृष्टिकोण में इसके पूरक के रूप में समाजशास्त्र से ग्रहण करते हैं, ठीक है। मूल्य मुक्त राजनीति शास्त्र तैयार करने का प्रयास किया जो सभी प्रणालियों के बारे में बताता है, जिसमें बुनियादी ढांचा तथा कार्य हैं जिनमें उनकी राजनीतिक और सामाजिक तथा आर्थिक प्रणालियों के स्तर पर ध्यान नहीं रखा गया है, जिनकी तुलना की जा सकती है, उनका विश्लेषण किया जा सकता है। इन सभी प्रणालियों ने संतुलन बिंदु तक पहुँचने के लिए साधारण से जटिल और परंपरा से आधुनिक की ओर जाने का प्रयास किया है। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम कोई किसी भी क्वेश्चन में आएगी तो उसको कमेंट कर देंगे, तो मैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया की समाप्ति के परिणाम स्वरूप। देखिए उपनिवेशीकरण का किसी भी वर्ड में अगर करण लगेगा यानी वो किया जा रहा है, कहने का मतलब कि उपनिवेश अब बनाया जा रहा है। राष्ट्रीयकरण यानी उसका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, राष्ट्र का बनाया जा रहा है, ठीक है। निजीकरण यानी उसको प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है, ठीक है। तो करण शब्द कहीं भी लग जाएगा, यानी उपनिवेशीकरण यानी उपनिवेश का बनाया जाना की प्रक्रिया की समाप्ति, यानी कह रहा है कि उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया जब समाप्त हो गई, यानी नए नए उपनिवेश बनना बंद हो गए, तो इसके परिणाम स्वरूप अनेक नए राज्य के उभरने से इस प्रकार के सिद्धांतों के पनपने का प्रोत्साहन मिला। तो इससे क्या हुआ कि जब नए नए और अन्य देश बने, ये प्रक्रिया रुक गई, तो हाँ, तो जो इस तरीके के सिद्धांत थे उसको काफ़ी उससे क्या हुआ, प्रोत्साहन मिला। प्रणालियों के विश्लेषण तथा संरचनात्मक कार्य के ढांचे सभी राजनीतिक प्रणालियों के इस्तेमाल करते हुए यह महसूस किया गया कि भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक विकास, संस्कृति और मूल्यों के स्तर का अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब राजनीतिक प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए यह महसूस किया गया कि विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जब भी हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक विकास, कल्चर, वैल्यूज़ हैं, संस्कृति मतलब संस्कृति और मूल्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो मुख्य दुविधा यह थी कि क्या जिन सैद्धांतिक उपकरणों तथा तकनीकों का इस्तेमाल यूरोपीय सरकारों के लिए किया जाता था, क्या नए राज्यों के अध्ययन के लिए भी उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए। कहने का मतलब कि जैसे हम देखते थे कि जो परंपरागत व्यवस्था थी वो क्या थी, यूरोसेंट्रिक थी, यानी यूरोप पर केंद्रित थी, ठीक है। तो क्या हम उन्हीं व्यवस्थाओं का, माने उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग जो नए देश बने हैं, जैसे भारत बना था, या फिर जो नए देश, तो क्या उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग इन पर भी किया जा सकता है, उनका प्रयोग इस पर इस्तेमाल किया जाए या नहीं, है ये एक प्रश्न था। उसके लिए किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता है, एक बार देखो ये क्या है,
सैद्धांतिक उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल यूरोपीय सरकारों के लिए किया जाता था, क्या नए राज्यों के अध्ययन के लिए भी उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए अथवा उसके लिए किसी परिवर्तन की आवश्यकता है? ये एक प्रश्न था कि मतलब उसी का प्रयोग किया जाए कि उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट है कि बहुदलीय प्रणाली, संघवाद, संसदीय तथा राष्ट्रपतीय प्रणालियों जैसी अवधारणाएं, राष्ट्रपतीय नहीं होता है इसमें, राष्ट्रपतीय लिख दिया है, अध्यक्षीय बोलते हैं, अध्यक्षीय प्रणालियों जैसी अवधारणाएं लंबे समय से पश्चिमी सरकारों की तुलनात्मक निरीक्षण के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। क्या वे गैर पश्चिमी सरकारों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए उपयोगी रहेंगी, अथवा जैसा कि लुसियन पाई ने दावा किया कि इतिहास तथा संस्कृति की विभिन्नताओं के कारण कोई गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रिया स्पष्ट रूप से उभरी पूर्व और पश्चिम के बीच विभिन्नताओं के मामले में केवल यही रियायत की जा सकती है कि विश्लेषण की कुछ सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनुमति दी जाए। ठीक है, तो इसमें कोई चीज़ सब सिंपल दिया हुआ है, कोई इसमें बहुत समझाने वाली बात नहीं है, बस मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। कहने का मतलब बस ये है कि जैसे देखिए पहले क्या था कि यूरोप की गवर्नमेंट का ही हम लोग अध्ययन करते थे ट्रेडिशनल अप्रोच में, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ कि जब क्या बोलते हैं उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया जब रुक गई, तो क्या हुआ कि अब ये महसूस किया गया कि भाई जो हम यूरोपीय सरकार के अध्ययन के लिए जिनका प्रयोग करते थे, क्या उनका ही प्रयोग करें या उसमें कोई चेंज लाया जाए। ठीक है, तो यही प्रश्न था हमारे सामने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि की जा सकती है विश्लेषणों में कुछ सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनुमति दी जाए। इसके अलावा जेम्स कोलमैन, ग्रेबियल, अल्मंड तथा लुसियन पाई जैसे विद्वानों द्वारा राजनीतिक विकास तथा नए राज्यों की तुलना तथा विश्लेषण के लिए उपयोगी मानी गई। तो ठीक है, इन लोगों ने क्या कहा कि राजनीतिक विकास तथा नए राज्यों की तुलना तथा विश्लेषण के लिए क्या था, इसको उपयोगी माना गया। ठीक है, इससे वामपंथ के रूप में भी इस प्रकार का विकास तथा बड़े पैमाने पर इसी प्रकार की अवधारणाओं को देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे विकासशील देशों को समझने के लिए क्रमबद्ध विकास तथा निर्भरता जैसी अवधारणाओं को पश्चिमी देशों के साथ उनके अंतर को स्पष्ट करने के लिए सामने लाया जाता है, उसी प्रकार राजनीतिक प्रणाली के बारे में बड़े पैमानों पर सिद्धांतों को सामने लाने तथा ग्रेड थ्योरी पर जोर दिया जाता है। भाई ये ग्रेड थ्योरी क्या है, देखते हैं आगे कि यह दृष्टिकोण शुरू से ही लोगों की पसंद नहीं आए। उन्हें यूरोप केंद्रित, न्यूनतावादी तथा अति महत्वाकांक्षी कहकर आलोचना की गई। तो ये जो शुरुआत में था, ये दृष्टिकोण शुरू में लोगों को क्या हुआ, पसंद नहीं आया। इन्हें कहा गया कि ये यूरोप केंद्रित है, न्यूनतावादी है तथा अति महत्वाकांक्षी कहकर इसकी आलोचना की गई। तीन चीज़ें इसकी आलोचना में कही गई। इस पैमाने पर तुलनाएं बहुत कठिन सिद्ध हुई। अपेक्षाकृत अधिक नियामक विज्ञान के रुझान शुरू हुआ, जिससे तुलनाओं को कठिन बनाने वाले सांस्कृतिक मतभेदों की उपेक्षा नहीं की गई। अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर तुलना करने वाले मध्य स्तर के सिद्धांतों की उपेक्षा नहीं की गई। अनेक विद्वानों को अपने ही प्रयासों से मोह भंग हो गया। समाजशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वकोश में अल्मंड ने तर्क दिया कि तुलनात्मक राजनीति शास्त्र उत्कृष्ट रूप से एक आंदोलन है और यह राजनीति शास्त्र के भीतर उप विभाग नहीं है। तो अब आल्मंड ने इसको अब उसका ब्रांच मानने से ही इनकार कर दिया कि जो पॉलिटिकल साइंस है का जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो क्या है, वो अलग ही एक आंदोलन है। वो क्या है, वो किसी पॉलिटिकल साइंस का क्या है, ब्रांच नहीं है। 1970 के दशक तक यह एक तुलनात्मक राजनीति एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गया। 70 के दशक तक कहा जाता है कि एक अपनी ऊंचाई ये जो चरम की तरफ पहुंचने लगा। इससे कुछ हिस्से राजनीतिक सिद्धांत में शामिल किए गए और इसका कुछ पार्ट क्या हुआ, राजनीतिक सिद्धांत में यानी पॉलिटिकल थ्योरी में भी शामिल हुआ और कुछ हिस्से क्षेत्र अध्ययन में शामिल किए गए। क्षेत्र अध्ययन जो किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करके ये बता सकते थे आसानी से, जो हम युद्ध के समय पढ़े थे वही बात इसको कंक्लूड कर रहा है। अब शामिल किए गए अपेक्षाकृत अधिक आशावादी आकलन यह होगा कि एक ओर परंपरागत दृष्टिकोण का आक्रमण सफल था तो दूसरी ओर सुझाए गए नवीन विकल्प भी सीमिताओं से मुक्त नहीं थे। तुलनात्मक राजनीति के कहने का मतलब है कि जिस तरीके से ये लोग कहते थे कि परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, अत्यंत सीमित संकुचित है, ठीक है, लेकिन जो ये लोग नया विकल्प लेके आए ये भी क्या थे, सीमिताओं से मुक्त नहीं थे। कहने का मतलब ये भी सीमित ही थे, ठीक है, अत्यंत सीमित और संकुचित ही थे। दूसरा नेक्स्ट कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति की पुनः अभिमुखीकरण से सैद्धांतिक गहराई के रूप में इसके उप विभाग का विस्तार हुआ और साम्राज्यवादी दायरे में ऐसे प्रयास किए गए कि सिद्धांत के माध्यम से बढ़ते हुए लेकिन ज्ञान की हताशा भरी संस्था को समेकित
किया जाए। बस इतना ही है। देखिए लास्ट के मैंने पैरा को बहुत ज़्यादा डिफाइन मैंने इसलिए नहीं किया कि बहुत ही सिंपली चीज़ें दी गई थी, उसमें कोई बहुत समझाने वाली बात नहीं। उसके पहले की चीज़ें जो थी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो चीज़ों को मैंने समझाया। लेकिन इधर वाला अगर आप एक बार चीज़ों को पढ़ लेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत आएगी। यदि फिर भी दिक्कत आती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा।